नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम आपके समक्ष फिर हाजिर हैं पॉलिटिकल साइंस कक्षा 6 की सीरीज का पार्ट 6 लेकर। आज की कक्षा में हम पार्ट नंबर 6 गांव का प्रशासन इसके विषय में चर्चा करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम गांव में कौन सी व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, जैसे पुलिस थाना है उसकी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पटवारी के विषय में पढ़ेंगे। हम इन दो चीज़ों के विषय में आज इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। वहां जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अन्य वीडियोज़ के प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए तो शुरू करते हैं। गाँव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं। कितने अधिक गाँव हैं? लगभग 6 लाख से अधिक गाँव हैं। उन सभी गाँव में एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। अर्थात कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, किस समिति द्वारा किया जाएगा, किस संस्था द्वारा किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। अगर कोई गुनाह से रिलेटेड कार्य है, कोई अपराध से रिलेटेड कार्य है, तो वो कौन करेगा? उसको पुलिस वाले हैंडल करेंगे। कोई नाप तोल से रिलेटेड कार्य है तो वो पटवारी करेगा। कोई निर्माण से संबंधित कार्य है तो वो निर्माण समिति करेगी। तो इस प्रकार एक व्यवस्था को समुचित ढंग से विकसित करने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा आवश्यक होता है प्रत्येक गांव के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुलिस थाने के विषय में। हर पुलिस उसके नियंत्रण में रहता है, यानी कि जो एक पुलिस थाना है उसका नियंत्रण एक कार्य क्षेत्र के अंदर होता है बस। जैसे ये आपका ये अलग क्षेत्र है और ये अलग क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुलिस थाना होगा इसका सिर्फ ये इस बाउंड्री तक ही इसका कार्य क्षेत्र होगा। ये अपना इस बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाकर के दूसरे गांव में अपना अधिकार नहीं दिखा सकती है, मुजरिम को नहीं पकड़ सकती है, ठीक है। तो ये जो जो इसके जुर्म होंगे जो इसके एरिया में वो उन्हीं को देखेगी, ठीक है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उस थाने में लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमने ये जैसे बताया कि ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र का एक थाना है और इस थाने का कार्य क्षेत्र सिर्फ एक गाँव है। ये थाना है और इसका कार्य क्षेत्र सिर्फ ये गाँव है। तो इस गाँव के अंदर जो भी चोरी चकारी, मारपीट, झगड़े इत्यादि जो भी अपराध होंगे वो इस थाने को जाएंगे। सबसे पहले इस थाने को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अर्थात जो उस थाने का थानेदार होगा, थाने का जो हेड होता है उसको थानेदार बोला जाता है। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी उसके पास रिपोर्ट लिखवाने आया है किसी भी अपराध से संबंधित, उसकी वह पूछताछ करे अच्छे से, घटना क्या हुई, फिर उस घटना की जांच पड़ताल करे, ठीक है। जिस स्थान पर घटना हुई उस पर जाकर के अच्छे जांच पड़ताल की जाए और जितने भी उसके क्षेत्र में, उस थाने के जो कार्य क्षेत्र है उसके क्षेत्र में जितने भी मामले होंगे उन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे, ठीक है। यह थानेदार की जिम्मेदारी होती है। ये तो था आपका पुलिस थाना। अब बात करते हैं हम राजस्व विभाग। राजस्व विभाग क्या है, ठीक है ना। तो जमीन को नापना, जैसे राजस्व का मतलब होता है जो कराएगा आपका, ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। जो पटवारी होता है, जो लेखपाल होता है, उसका मुख्य काम क्या होता है? ज़मीन को नापना और कितनी ज़मीन किसकी है, कितनी ज़मीन किसकी है, सब ब्यौरा किसके पास मिलेगा? आपको पटवारी के पास। और उसका रिकॉर्ड भी उसका पटवारी के पास ही मिलता है। अलग अलग राज्य में से विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो पटवारी है इसको अलग अलग राज्य में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसको पटवारी बोल देते हैं, कहीं पर लेखपाल बोल देते हैं, कहीं पर ग्राम कर्मचारी बोल देते हैं, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी बोल देते हैं और कहीं पर कानून को। कितने नाम बताए? पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानून को। याद रखेंगे, पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानून को। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगर गांव ज़्यादा बड़ा है तो एक गांव की जिम्मेदारी एक पटवारी को दी जाती है, और अगर गांव छोटे छोटे है तो 2 से 3 गांवों की जिम्मेदारी एक पटवारी के ऊपर होती है। उन गांवों का जितना भी ज़मीन से संबंधित ब्यौरा होगा, जितना भी रिकॉर्ड होगा, कितनी ज़मीन किसकी है, कितनी ज़मीन किसकी है, ये सभी
पटवारी के पास ब्यौरा मिल जाएगा आपको। पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कहीं पर भी लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहा जाता है। तो जो नापने के तरीके होते हैं वो पटवारी के वो अलग अलग तरीके से होते हैं। वैसे जो आमतौर पर देखा जाता है तो एक लंबी लोहे की जंजीर नुमा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जरीब बोलते हैं। जो फीता होता है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है कुछ, तो हम बता देते हैं इसको। ये लिखा हुआ है कि कहीं पर देखने को मिलता है कि लंबी लोहे की जंजीर, जो लंबी लोहे की जंजीर होती है उससे का इस्तेमाल किया जाता है नापने के लिए, तो इसे क्या कहा जाता है, जरीब कहा जाता है। पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। ये रोंग है, यहाँ पर कर आएगा। क्या करता है ये पटवारी, क्या करेगा, जो है भूमि कर इकट्ठा करेगा। जो रेवेन्यू विभाग होता है वो क्या करता है, टैक्स तो इकट्ठा करता है। और पटवारी का कार्य भी यही होता है कि वो भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार कितनी भूमि किसके पास है उसके अनुसार टैक्स या कर इकट्ठा करता है। ठीक है। और सरकार को अपने क्षेत्र में होने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है, और वह बताता है कि कितनी फसलें उसके क्षेत्र में हुई हैं। जैसे पटवारी का हमने बताया कि एक पटवारी के क्षेत्र में 2 से 3 गांव भी हो सकते हैं, तो वह उन गांव में जितनी फसलें हो रही हैं उनका सारा रिकॉर्ड सरकार को बताएगा कि कौन सी फसल कितना उत्पादन हुआ उस फसल का। अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, वह अपने रिकॉर्ड को समय समय पर अध्ययन यानी कि अपडेट भी करता है। तो जैसे सरकार को बताएगा तो पहले रिकॉर्ड करेगा और उस रिकॉर्ड के आधार पर ही सरकार को बताएगा कि कौन सी फसल का उत्पादन कितना हुआ। और जो ये रिकॉर्ड है वह समय समय पर बदलता रहता है, क्योंकि एक साल में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं और उन फसलों का रिकॉर्ड रखने का कार्य जमीन भी खरीदी और बेची जाती रहती है, तो उस जमीन से संबंधित रिकॉर्ड का कार्य पटवारी का ही होता है। तो क्योंकि ये सब कार्य होते रहते हैं, फसलें भी चेंज होगी, जमीन भी किसी और के नाम भी हो सकती है, तो उस चीज़ के लिए रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। तो वह क्या करता रहता है, अपनी रिकॉर्ड को अपडेट करता रहता है, क्योंकि लोग अपने क्षेत्र में बदलाव करते हैं, जैसे हमने बता दिया अभी आपको कि कभी किसी के नाम हो जाती है ज़मीन, कभी किसी के नाम हो सकती है ज़मीन। और फसल भी ये नहीं कि एक ही फसल बो रखी है एक साल में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती हैं, तो इसलिए उसको अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। जैसे अभी हमने बताया कि कई बार क्या करते हैं, किसान अलग अलग फसल बो देते हैं, या कहीं पर पहले कुछ और था तो वहाँ पर कुआं बना दिया या कोई भवन बना दिया इस तरह से। और इन सब का कार्य क्या करेगा, इन सब का हिसाब सरकार के लिए होता है, तो सरकार के लिए इन सब का हिसाब पटवारी रखता है, क्योंकि इन्हीं से आपका टैक्स आता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। तो जो पटवारी से ऊपर वरिष्ठ लोग होते हैं, जो उनके सीनियर होते हैं, वो बीच बीच में आकर इनका निरीक्षण भी करते हैं। भारत के सभी राज्य जिलों में विभाजित है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि भारत राज्यों में विभाजित है, और फिर राज्य किस में विभाजित है, जिलों में। और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को किस में बांटा गया है, खंडों में। पहले राज्य किस में बटे, जिलों में। जिलों को किस में बांटा गया, खंडों में। और खंडों का फिर किस में बांटा जाता है, तो खंड को क्या कहते हैं, तहसील या तालुका बोलते हैं। ठीक है। जो खंड होते हैं उनको तहसील या तालुका बोला जाता है। क्लियर है। देश था, देश का राज्य हो गए, राज्यों में बट गए। राज्यों को फिर बांटा गया जिलों में, और जिलों को फिर किस में बांटा गया, तहसील के अंदर। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, जो जिले का जो हेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जिलाधिकारी होता है। उसके नीचे तहसीलदार, जो तहसील का हेड होगा उसको तहसीलदार बोलते हैं। वह पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। पटवारी तहसीलदार के नीचे कार्य करता है, यानी कि जो उसके कार्य का निरीक्षण होगा वो किसके द्वारा होगा, तहसीलदार के द्वारा होगा। वह यह भी देखते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। जो तहसीलदार होता है तो वह इन चीज़ों को भी देखेगा कि पटवारी सही ढंग से रिकॉर्ड रख रहा है या नहीं रख रहा, और वो सही तरह से कर को इकट्ठा कर रहा है या नहीं कर रहा। वे यह भी देखते हैं किसानों को अपनी रिकॉर्ड की नकल भी आसानी से मिल जाए, क्योंकि सारी चीज़ों से, जो ज़मीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज होंगे, जितने भी नाप तोल वाला रिकॉर्ड होगा, वो किसके पास होता है, पटवारी के पास होता है। और जो तहसीलदार होता है वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपना रिकॉर्ड की नकल भी आराम से मिल सके। ठीक है। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। जो पटवारी होता है या तहसीलदार जो होंगे पटवारी के थ्रू क्या करेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी कर सकते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। जो जमीन से संबंधित झगड़े होते हैं कि किसी की ज़मीन किसी ने हड़प ली, किसी की ज़मीन किसी ने कुछ कर लिया, तो उससे जो संबंधित जितने भी मामले होंगे वो कहाँ सुने जाते हैं, तहसीलदार के दफ्तर में सुने जाते हैं।
ये एक और है, एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। ये एक नया कानून बनाया गया था हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत। इसमें क्या था कि पहले जो हिंदू औरतें थीं या लड़कियां थीं उनको अपने मायके में अर्थात जब पिता का घर होता था वहाँ पर ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन इस कानून के बाद क्या हुआ कि इस कानून के बाद जो लड़कियां थीं उनका भी लड़कों के बराबर ही अधिकार हो गया कि जितना लड़कों का हिस्सा दिया जाएगा ज़मीन के अंदर उतना ही लड़कियों को भी दिया जाएगा। जैसे अभी देखते हैं कि हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था पहले। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों को बांट दी जाती, पहले बेटों को बांटी जाती थी। सन 2005 में यह कानून बदला, जैसे हमने बताया कि क्योंकि 2005 में हिंदू अधिनियम धारा 2005 बनी तो उसके अंदर यह कानून आया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अगर पिता मर जाता है और पिता के नाम कोई ज़मीन है तो उसके बेटों को, बेटियों को और माँ को, इनको सबको बराबर हिस्सा बांटा जाएगा। ठीक है। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हुआ। जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात भारत के प्रत्येक क्षेत्र में यह कानून लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को लाभ मिला, क्योंकि जो पहले पिता का ज़मीन थी उसमें सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन इस कानून के आने से उसमें लड़कियों का और औरतों का भी अधिकार हो गया। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? लेडीज़ को, यानी कि औरतों को हुआ है। आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। इस पार्ट को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। और चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।